हेलो एवरीवन। लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में क्या संबंध है। हमने पढ़ा था कि वस्तु की कीमत और नॉर्मल जो सामान्य वस्तु होती है उसकी जो संबंध है वो कैसा है, विपरीतार्थक होता है। यानी अगर वस्तु का प्राइस बढ़े तो वस्तु की डिमांड घट जाती है सामान्य वस्तु के लिए, और अगर प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये सामान्य वस्तु के केस में था, और हमने और भी केस अपने पिछले वीडियो में जो कि लॉ ऑफ डिमांड पर था उसमें देखा था। आज हम देखने वाले हैं मांग की लोच को, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत है बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल कबीर एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक, लेट्स गेट स्टार्ट। मांग की लोच का अर्थ देखते हैं पहले। सामान्यतः हम जानते हैं कि मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है, लेकिन मूल्य में कितने परिवर्तन से मांग कितनी बदलेगी, यही मांग की लोच बताती है। हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि डिमांड में फ़र्क आता है, यानी चेंज होती है, लेकिन उसमें हम ये पता नहीं लगा सकते कि कितना फ़र्क आया, यानी कितना चेंज हुआ डिमांड में। ये हमें किससे पता चलता है? ये पता चलता है मांग की लोच से, यानी उसमें इलास्टिसिटी कितनी है। और देखते हैं इसको, यानी मांग की लोच क्या है? संवेदनशीलता की माप। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। आपको कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम में कोट कर सकें। मार्शल के अनुसार मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की मात्रा को मांग की लोच कहते हैं। क्या बोला मार्शल ने? कि मूल्य में परिवर्तन के कारण जो उसकी मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है उसकी को हम क्या कहते हैं? मांग की लोच। प्रोफेसर बाउली कहते हैं मूल्य परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया को मांग की लोच कहते हैं। सेम चीज़ है कि मूल्य में जो परिवर्तन हुआ उसके रिस्पॉन्स में जो मांग ने प्रतिक्रिया दी उसी को मांग की लोच कहेंगे। डूले कहते हैं एक वस्तु की कीमत, थोड़ी सी बड़ी है इनकी डेफिनेशन लेकिन सटीक है। एक वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहा जाएगा। क्या बोला है इन्होंने? लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। एक वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की जो मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है उसी को हम मांग की लोच कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। डूले ने बोला है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम। एग्जाम के लिए एक टिप है कि जब भी आप किसी सब्जेक्टिव पेपर का आंसर लिखें किसी क्वेश्चन का, तो उसमें एक परिभाषा ज़रूर दें और 1 या 2 लाइन में उसके अर्थ लिखते हैं, तो इससे आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब देखते हैं मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, यानी कि क्लासिफिकेशन। तो मांग की लोच के प्रकार हैं। पहला, मांग की कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा होता है मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरी है मांग की आड़ी लोच यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज की क्लास में हम मांग की कीमत लोच को अच्छे से समझने वाले हैं। तो आज का पूरी क्लास हमारी मांग की कीमत लोच पर रहेगी। सो बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर। मांग की कीमत लोच सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। जब वस्तु की मांग की गई मात्रा के परिवर्तन को वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो इसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। यानी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को जब उसके प्राइस के जो चेंजेज आया है उसके अकॉर्डिंग मापा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मांग की कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। मांग की कीमत लोच को वस्तु की अपनी कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ 2 चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। एक तो है सीधा सीधा लिखा हुआ कि वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है, यानी सिर्फ मात्रा की बात कर रहा है, मात्रा में जो परिवर्तन आ रहा है वो वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन आया है उसके संदर्भ में यानी उसके कंटेक्स्ट में देखना है, तो उसे हम कीमत लोच कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में लिखा है कि जो मांग की कीमत लोच है वस्तु की अपनी कीमत, उसमें जो होने वाला प्रतिशत परिवर्तन था और जो मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है उसी को अगर आप रेशियो में रख देंगे तो क्या आ जाएगा? मांग की कीमत लोच आ जाएगी। तो इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं हम उसको। इंग्लिश में देख लेते हैं। Price elasticity of demand is defined as a measurement of the percentage change in quantity demanded due to
परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इसका माप कैसे करते हैं मांग की कीमत लोच का। तो इसकी दो विधियां हैं मांग की कीमत लोच को मापने की। पहली क्या है, कुल व्यय विधि है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरी है प्रतिशत परिवर्तन विधि, यानी परसेंटेज चेंज मेथड। पहले हम कुल व्यय विधि को देख लेते हैं, यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि मार्शल का लॉ है। इसका मीनिंग है, इस विधि में मूल्य में परिवर्तन होने पर कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा हमेशा, प्राइस इनटू क्वांटिटी में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मांग की मूल्य लोच मापी जाती है। क्या बोला, फिर से देख लीजिए। इस विधि में मूल्य में परिवर्तन होने पर, यानी प्राइस में जो चेंज होगा, प्राइस में चेंज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मांग की मूल्य लोच यानी कीमत लोच मापी जाती है। और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट। इसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब यहाँ जो हम देखते हैं, यहाँ लोच का एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलता, हमें केवल ये पता चलता है कि लोच अधिक है, कम है या यूनिटरी है, यानी बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है उसके, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता चलेगा कि लोच कैसी है, सिर्फ हम उसको कंपैरिजन में बता सकते हैं कि अधिक है, कम है या फिर एकात्मक है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है, इसका सिद्धांत क्या कहता है, देखते हैं। जब मूल्य घटता है, यानी प्राइस जब डाउन हुआ, मूल्य घटा, तो क्या होगा, इसको टेबल से समझते हैं। देखिए, यहाँ मूल्य में परिवर्तन दिया है पहले कॉलम में, दूसरे में मांग में परिवर्तन, और तीसरे में कुल एक्सपेंडिचर यानी टोटल एक्सपेंडिचर, और साथ में है लोच। तो पहले में जो मूल्य परिवर्तन है, अगर मूल्य घटा यानी मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मांग क्या हो रही है, उसकी बढ़ रही है, ठीक है। मांग का एरो आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ है, तो मांग बढ़ रही है। टोटल एक्सपेंडिचर भी साथ साथ क्या हो रहा है, उसमें बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मांग बढ़ेगी और तो क्या होगा, उसका टोटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ना, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हुआ। तो यहाँ लोच कैसी है हमारी, वो यूनिट से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है उसके मुकाबले जो मांग में परिवर्तन है वो ज़्यादा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं लोचदार मांग, यानी यहाँ यूनिट से ज़्यादा है, मोर देन वन, ठीक है, इसको कहेंगे लोचदार मांग। और दूसरा यहाँ पर दे रखा है, अगेन जो मूल्य है वो कम हुआ है, मांग फिर बढ़ी है, लेकिन जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल व्यय है, वो स्थिर है, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा। अब ऐसा केस कब होता है बच्चों, ऐसा केस तब होता है कि मूल्य घटने पर मांग तो बढ़ी, ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं यूनिटरी, यानी कि कितना है ये, इक्वल है लगभग, ठीक। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, 1 है, एकात्मक। और तीसरा है कि मूल्य अभी घट ही रहा है, मांग बढ़ी है, लेकिन अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, घटता चला गया, ठीक है। अब देखते हैं जब प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है। अब यहाँ प्राइस अपवर्ड एरो है, आप देख सकते हैं, प्राइस बढ़ रहा है, मांग क्या हुई, कम हो गई, तो कुल व्यय भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर कुल व्यय भी क्या है, कम हो रहा है। देखिए, कम हो या ज़्यादा हो, यानी यूनिट से कम हो रहा है, यूनिट से ज़्यादा हो रहा है, तो कम होना और ज़्यादा होना दोनों ही क्या है, लोचदार केस होते हैं, यानी उसका क्या है, लोचदार है, इलास्टिसिटी है उसमें बहुत, यानी प्राइस घटने से भी बहुत फर्क पड़ रहा है उस पर, और प्राइस बढ़ने से भी बहुत फर्क पड़ रहा है, तो क्या है, दोनों ही केस में इलास्टिसिटी है, और वो भी कैसी, मोर देन यूनिट। दूसरा केस है, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई, और जो कुल एक्सपेंडिचर है हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर, वो स्थिर रहा, यानी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कैसा होगा, फिर से एकात्मक होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 होगी। फिर से प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई, लेकिन अब जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया, ठीक है, प्राइस बढ़ा क्योंकि क्वांटिटी कम कर दी, फिर भी जब इनका टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, और टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, वो क्या है, ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होगी यहाँ पर, ये पूरी तरह से जो डिमांड हमारी इलास्टिसिटी है डिमांड की, वो यूनिट से कम हुई, यानी अलोचदार है, ठीक है, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बढ़ गया हमारा, तो ये क्या है, अलोचदार।
अब सारणी द्वारा देखते हैं, टेबल से हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर के, जैसे मूल्य यहाँ पर दे रखा है, मूल्य है 10, मात्रा अभी कितनी थी 10, और कुल व्यय कितना था 100, क्योंकि कुल व्यय क्या होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो 10 इंटू 10 कितना आ गया 100, तो ये 100 आ गया। अब मूल्य कितना हो गया 8 रुपये, मात्रा कितनी हो गई, मूल्य कम हुआ तो मात्रा बढ़ गई, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन 15 इंटू 8 तो 15 8 ज़ा 120, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया 120, और प्राइस कम हुआ 5 रुपये प्राइस हो गया, तो क्वांटिटी कितनी हो गई है, क्वांटिटी और बढ़ गई 20 रुपीज़। अब यहाँ देखेंगे तो 25 ज़ा 100, अब आप देखो जो 100 पहले था वही 100 फिर आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जब प्राइस कम हो रहा है, तो पहले भी प्राइस कम हुआ 10 से 8 हुआ था, तो मांग बढ़ गई थी हमारी, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी यहाँ बढ़ा था, 100 से 120 हो गया। और दूसरे केस में प्राइस और कम हुआ, मांग और बढ़ी, लेकिन जब हमारा कुल व्यय है वो कितने पे आ गया, स्थिर आ गया, यानी कि उतना का उतना ही है, ठीक है। अब इसको ग्राफ से भी देख लेते हैं हम एक बार। इसका ग्राफ कैसे देखेंगे, ये आप देखिए, ये टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके देखना होगा हमें, क्योंकि पूरा एक बार में आ रहा नहीं है स्क्रीन पे। हमारा वाई एक्सेस पे क्या है प्राइस है, और यहाँ एक्स एक्सेस पे क्या ले रहे हैं हम, टोटल एक्सपेंडिचर ले रहे हैं। ये ग्राफ हमें बताता है, यहाँ हम देखेंगे इसको कि जो ये फर्स्ट हमारा टी बी सेक्शन है, टी बी सेक्शन में क्या है, फर्स्ट आप इसको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर प्राइस एन से आर हुआ है, तो डिमांड में कितना फ़र्क आया, ठीक है, डिमांड से कितना फ़र्क आया, एन पर डिमांड कितनी थी, बी तक थी, जब आर प्राइस हो गया तो कितनी डिमांड हो गई, टी तक पहुंच गई, ठीक है। तो क्या हुई है, डिमांड, प्राइस बढ़ने से डिमांड काफ़ी कम हो गई है, ज़्यादा कम हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, टीबी कीमत तथा कुल व्यय के बीच, यानी ऊपर का जो पोर्शन है टीबी कीमत, जो टीबी पोर्शन है वो कीमत और कुल व्यय के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। विपरीत संबंध मतलब कि अगर प्राइस हमारा कम होता है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, और प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड ज़्यादा कम हो जाती है, तो ये कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, जब हमारी इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी वो 1 से ज़्यादा होती है, यानी मोर देन यूनिट होती है। सेकंड केस जो हमारा बीच का है ईसी पोर्शन, ईसी पोर्शन देखेंगे, ईसी जो नीचे वाला है, यहाँ आप देखेंगे इसी पोर्शन क्या दर्शाता है, कीमत तथा कुल व्यय के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाता है। ये आप देखिए कि प्राइस पहले पी था तो डिमांड कहाँ आ रही थी हमारी, ये डी पॉइंट पे थी, और प्राइस एम हो गया, पी से एम आप देखेंगे इतना प्राइस बढ़ा है, तो डिमांड कितनी बढ़ गई, यहाँ से डी और सी का हिसाब लगाइए कितना बन गया, तो डिमांड बहुत बढ़ गई। तो ये कैसा है, ये धनात्मक संबंध है, यानी प्राइस बढ़ रहा है तो भी डिमांड बढ़ रही है, इसलिए धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये स्थिति कब होती है, जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस देन 1 होती है, यानी यूनिटरी से कम होता है, ठीक है। अब देखते हैं जो बीच का पोर्शन है, यानी बीसी पोर्शन जो बचा हमारा, बीसी पोर्शन में क्या है, यहाँ बिल्कुल जो प्राइस है, कुछ भी प्राइस हो, वहाँ पर देखेंगे आप डिमांड में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, ये इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर स्थिर है हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो बीसी जो है वो कीमत के बढ़ने या घटने पर कुल व्यय का स्थिर होना, कीमत चाहे बढ़े चाहे घटे, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो उतना का उतना ही है। यह स्थिति क्या दर्शाती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, वो 1 के बराबर है, यानी यूनिटरी है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। ये आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए इस ग्राफ को। तो ये सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वही लिखा है एकात्मक लोच, यानी जहाँ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 थी वहाँ पर कुल व्यय अधिकतम होता है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर हमारा वहाँ मैक्सिमम होता है। अब डिमांड कर्व जो था हमारा पूरा, ये इसका ऊपरी भाग कैसा था, लोचदार था, और जो बीच वाला पार्ट था वो कैसा था, मध्य बिंदु एकात्मक था, यानी यूनिटरी था, और जो निचला भाग था वो अलोचदार था, यानी उस पर क्या था, वो बेलोच था एक तरह से। अलोचदार का मतलब बेलोच था, उसमें लोच थी नहीं, इलास्टिसिटी नहीं थी, वो लेस देन 1 था। अब इसके जानते हैं कुल व्यय विधि यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। पहले गुण देखेंगे यानी मेरिट्स क्या है, ये सरल और समझने में आसान है, थोड़ा सा एमसीक्यू के लिए आराम से इसके आंसर आप बना सकते हैं।
और इसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इसमें सिर्फ देख कर बताना है कि इलास्टिसिटी है इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? दोष, लोच का सटीक मान ज्ञात नहीं होता हमें, यानी एग्जैक्ट हमें आंसर नहीं मिलता इसमें सटीक कितना हुआ। केवल 3 स्थितियां बताता है ये। 3 स्थितियां क्या थी वो? कि मांग की लोच कैसी है, लोचदार है या फिर इक्वल्स टू 1 है, यूनिटरी लोच है, या फिर बेलोच है यानी अलोचदार है। केवल 3 स्थितियां थी वो। और क्या था? ये ग्राफ की स्थिति पर निर्भर करता है कि किस तरह का ग्राफ बन रहा है, तभी हम बता पाएंगे। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। अब हमारे पास दूसरा मेथड आता है प्रतिशत परिवर्तन विधि, परसेंटेज चेंज मेथड। ये भी मार्शल का है। इसका मीनिंग देखते हैं पहले। इस विधि में मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन और मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से मांग की मूल्य लोच मापी जाती है। क्या बोल रहा है कि प्राइस में देखते हैं परसेंटेज चेंज कितना आया है और उसकी डिमांड में परसेंटेज चेंज कितना आया है। उन दोनों का फिर क्या निकालेंगे? रेशो। वही क्या है? मांग की मूल्य लोच निकलेगी हमारी, मांग की कीमत लोच। ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? देख सकते हैं यहाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू मांगी गई मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसको डिवाइड कर दिया हमने कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। और ये प्रतिशत कैसे निकाला जाता है परिवर्तन, वो भी साथ में दे रखा है कि मांगी गई मात्रा में देखो परिवर्तन कैसे होगा प्रतिशत वाला। तो मांग में परिवर्तन जितना नंबर से हुआ है और जो स्टार्टिंग में मांग थी यानी प्रारंभिक मांग थी गुना 100, ये क्या था? इसका मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ऐसे ही कीमत का निकाल लेंगे। कीमत में जो चेंज आया है वो पहले कीमत में परिवर्तन बटे उसकी प्रारंभिक कीमत क्या थी? गुना 100। ठीक है। तो ये परसेंटेज चेंज ऊपर वाला मांग का हो गया और नीचे वाला परसेंटेज चेंज कीमत का हो गया। ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा नहीं है हमने यहाँ पर ऐसे। परसेंटेज चेंज कैसे निकाले जाते हैं वो हम ऊपर बता भी चुके हैं, फिर से देख लीजिए। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलेगा? मांग में परसेंटेज, डेल्टा का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू Q2 यानी हमारी जो अब नई मांग हो गई है, और पहले क्या थी? Q1 मांग थी, अब क्या हो गई है? नई मांग। तो क्या आया उसमें, कितना चेंज आया है? देखो, यह प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मांग जो घटी है या बढ़ी है। तो यहाँ पर जो माइनस का साइन आता है नकारात्मक वाला, उसको इग्नोर करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि चेंज कितना हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो Q2 माइनस Q1 यानी बढ़ी हुई मात्रा में से पहले वाली मात्रा घटा दी और जो पहले वाली मात्रा थी उससे डिवाइड किया। यही परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, इंटू 100। ऐसे ही मूल्य में निकाल लेंगे हम कीमत में, मूल्य में परसेंटेज चेंज। तो क्या करेंगे? जो भी नया प्राइस है P2 माइनस P1 और डिवाइड करेंगे P1 से, यानी जो पहले प्राइस था, और इंटू 100 कर देंगे। ये क्या था? मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। और ऊपर वाले यानी उसका जो क्वांटिटी का प्रतिशत परिवर्तन था और जो प्राइस का आया है, इनका अनुपात निकाल लेंगे यानी कि रेशो निकाल लेंगे। तो ये क्या बताता है? मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होने के कारण जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका मान ऋणात्मक आता है। ठीक है। लेकिन परीक्षा में हम जो ये नकारात्मक चिन्ह होता है उसको छोड़ देते हैं, यानी उसको इग्नोर करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं न्यूमेरिकल, इसमें आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ मूल्य पहले 10 था, घट करके कितना हो गया? 8 हो गया है। और यहाँ मांग कितनी थी? जब 10 मूल्य था 10 रुपये, तो मांग थी उसकी 20, मूल्य 8 हो गया तो मांग हो गई 30, बढ़ गई सीधा सीधा। अब इसका प्रतिशत निकालते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो मूल्य में निकालते हैं, पहले क्वांटिटी का निकाला है, क्वांटिटी में कितना परिवर्तन आया है। तो पहले हमारा अब कितनी हो गई? 30, पहले कितनी थी? 20, तो कितने से बढ़ गई? जो चेंज आया वो कितना आया है? 20 से 30 हो गई ना, तो 10 का बढ़ा, यानी 30 माइनस 20 कितना आएगा? 10। और पहले शुरुआत में कितनी थी? 20 थी, उससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई 100, तो ये प्रतिशत में आ गया कितना? यहाँ 10 बन गया, 10/20 इंटू 100, 50% आ गया। ऐसे ही हम प्राइस का निकाल लेंगे। प्राइस पहले 10 था, फिर 8 हो गया है, तो कितने से बढ़ा? 2 से। ठीक है, 2 से घटा है तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे शुरुआत का प्राइस कितना था? 10 था, 2/10 गुना 100, यानी ये कितना आ गया? 20% आ गया। ये माइनस में आ रहा है इसलिए साइन को इग्नोर करते हैं, 20%। हम सिर्फ इतना कहेंगे, चाहे वो घटे चाहे बढ़े, हम सिर्फ परसेंटेज लेते हैं। ठीक। तो लोच क्या होगी? अभी जो पहला था कितना निकला? 50%, और नीचे वाला क्या आया? 20%। उनको आप उनका अनुपात निकाल लीजिए,
तो 50/20 कितना बनेगा 2.5। तो इलास्टिसिटी हमारी क्या है यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, तो ये क्या होगी अधिक लोचदार है यानी कि। ठीक है, निष्कर्ष क्या बोलता है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब मांग लोचदार है, यानी डिमांड जो है वो इलास्टिक है। अब परसेंटेज मेथड से लोच के क्या प्रकार बनते हैं। देखिए, जब परसेंटेज मेथड हम लेते हैं तो लोच के जो प्रकार हैं वो किस किस तरह से होते हैं। देखिए, अगर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी के बराबर है, यानी कि कोई उसकी लिमिट ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार है वो वस्तु। ठीक है, उसकी जो मांग की लोच है वो पूर्णतः लोचदार है। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो बोलेंगे अधिक लोचदार है, और अगर 1 के बराबर है तो बोलते हैं एकात्मक है, यानी यूनिटरी है, और अगर 1 से कम है तो कम लोचदार है, और 0 के बराबर है तो क्या बोलेंगे पूर्णतः अलोचदार है या बेलोचदार है। ठीक है, अगर 0 है तो कोई लोच है ही नहीं उसके अंदर, यानी पूर्णतः अलोचदार या बेलोचदार है। इसको थोड़ा ग्राफ से भी देख लेते हैं, ये 5 प्रकार जो हमने देखे हैं। चलिए, सबसे पहले ले रहे हैं हम पूर्णतः अलोचदार मांग। कैसी होगी ये पूर्णतः अलोचदार मांग। देखिए, यहाँ पर जो डिमांड है ये आपको दिख पा रहे हैं, डिमांड जो वर्टिकली ये इस तरह से क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वाधर जो लाइन आपको दिखाई दे रही है एक्स एक्सिस पर, ये हमारी डिमांड है और ये फिक्स है, इतनी ही डिमांड है। अब प्राइस चाहे कुछ भी हो, यहाँ आप देख पा रहे हैं प्राइस 2 है तो भी इतना है, प्राइस 4 है तो भी यही डिमांड है, प्राइस 6 है तो भी, और प्राइस और भी होगा तो भी यही डिमांड है। यानी यहाँ डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, डिमांड वही की वही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये पूर्णतः अलोचदार मांग है, यानी बेलोच है, इसमें कोई लोच नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है ये। यहाँ इलास्टिसिटी बिल्कुल 0 है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम, देखो क्वांटिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो चेंज इन क्वांटिटी इज 0, तो इलास्टिसिटी भी क्या है 0। दूसरा केस देखते हैं पूर्णतः लोचदार मांग का। पूर्णतः लोचदार में देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है यहाँ पर। यहाँ देखिए प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस 1 पे फिक्स कर रखा है 4 पे, तो डिमांड उसी पे हमारी वेरी कर रही है, यानी डिमांड कैसी है पूर्णतः लोचदार है। कितनी वेरी करती है, आगे पीछे पूरी तरह से वेरी हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ये। ठीक है, पूर्णतः लोचदार मांग है इसको। ठीक है, तो पूर्णतः लोचदार मांग का ग्राफ इस तरह से बनेगा। यहाँ क्वांटिटी डिमांड ले लेंगे, यहाँ प्राइस ले लेंगे, और इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी समांतर होगी, जो डिमांड का कर्व है। यहाँ क्या था, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, 0 है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है वो इन्फिनिटी है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इकाई से अधिक लोचदार मांग कैसी होती है। इकाई से यानी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी यहाँ जो है क्या है 1 से ज़्यादा है, तो इसमें इस तरह का डिमांड कर्व बनेगा हमारा। अब यहाँ आप देख रहे हैं प्राइस, यहाँ जब R पर था तो P1, जो यहाँ पहले P देखते हैं, जब P प्राइस था तो हमारी डिमांड कितनी थी O से B तक थी, यानी OB डिमांड थी। कितने पर, P प्राइस पर OB डिमांड थी। OB डिमांड देख लीजिए कितना डिस्टेंस है, और P प्राइस पे कितना है। अब जब P से P1 प्राइस हो गया, यानी प्राइस डाउन हो गया, तो डिमांड हमारी बढ़ी ना, कितनी बढ़ी, लेकिन पहले B पॉइंट तक थी, अभी कितनी हो गई C तक और बढ़ गई। तो यहाँ ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, P से P1 के बीच कितना गैप है और B से C के कितना के बीच जो गैप है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो डिमांड है इसमें गैप ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा चेंज आया है प्राइस के मुकाबले। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये यूनिट से ज़्यादा चेंज है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगर ये दोनों गैप सेम होते तो डिमांड कैसी होती हमारी, वो यूनिटरी होती, यानी एकात्मक होती। जब ये दोनों गैप जो हैं वो बराबर होते, यानी P से P1 का गैप और यहाँ B से C गैप जो है, ये अगर सेम होते तो हमारी जो डिमांड है वो कैसी होती, यूनिटरी होती, यानी एकात्मक होती। बट अब ये क्या है, क्वांटिटी में ज़्यादा परिवर्तन आया है, प्राइस में कम परिवर्तन आया है, तो ये कैसी है हमारी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इकाई से अधिक लोच है ये। हर किसी में हम क्या ग्राफ में क्या लेंगे, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर और प्राइस वाई एक्सिस पर, इस तरह से आप बना लेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस,
तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अब देखते हैं इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा इसका जो डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, वो थोड़ा पहले कैसा था, बिल्कुल आड़ा था, अभी कैसा हो रहा है, थोड़ा पहले इतना तिरछा था अब और थोड़ा स्ट्रेट हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे प्राइस में, देखिए कितना चेंज आया है, यहाँ उल्टा होगा क्योंकि प्राइस में जो गैप है P से P1 प्राइस हो गया, तो देखिए डिमांड कितनी हुई है, प्राइस कम हुआ है तो डिमांड कितनी बढ़ी है, सिर्फ B से C तक, यानी ज़्यादा प्राइस कम होने पर भी डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं आया। तो यह क्या है, डिमांड कम बढ़ी है जबकि प्राइस काफ़ी डाउन हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, इकाई से कम है ये। तो ये इकाई से यानी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, इकाई से कम लोच है इसकी। तो क्वांटिटी जो थी, चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन चेंज इन प्राइस, तो यहाँ पर क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी कि इकाई से कम है। अब मांग की इकाई लोच देखते हैं। अब आप तो समझ ही गए होंगे, तो मांग की इकाई लोच कितनी होती है, जब सेम चेंज आए, किसमें, प्राइस का भी जो गैप है वो और जो क्वांटिटी का गैप है वो भी है। यहाँ आप देख सकते हैं P से P1 जो प्राइस का गैप है, P से P1, और यहाँ जो आप देख रहे हैं डिमांड, जब P प्राइस था तो डिमांड थी OB, ठीक है, जब P1 प्राइस हो गया तो डिमांड आ गई OC, तो चेंज कितना आया, B से C, तो B और C के बीच जितना डिस्टेंस है उतना ही आप देख सकते हैं P से P1 का डिस्टेंस है। इसी को कहते हैं हम यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, यानी एकात्मक लोच। यहाँ बताएंगे हम कि चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, कितना है वो, 1 है, ठीक है। अब देखते हैं प्रतिशत परिवर्तन विधि के गुण यानी परसेंटेज मेथड के मेरिट्स, और उसके बाद दोष भी देखेंगे। तो पहले मेरिट्स देखते हैं यानी गुण। नंबर 1, लोच का सटीक संख्यात्मक मान इसमें हमें मिल जाता है। दूसरा, वैज्ञानिक और तार्किक विधि इसमें अपनाई गई है। कैसी है ये विधि, वैज्ञानिक है और तार्किक है, और ये तुलना के लिए बहुत उपयुक्त है, ठीक। इसके दोष भी देख लेते हैं। लिमिटेशंस, आधार मूल्य बदलने पर लोच का मान बदल जाता है, यानी आधार मूल्य अगर बदल गया, जो बेस प्राइस है हमारा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमारी चेंज हो जाएगी। छोटी मात्रा का जो परिवर्तन होता है उसमें थोड़ी कठिनाई आती है, उसको इतने हम क्लियरली नहीं बता पाते हैं, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। अतः मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की सीमा को मांग की मूल्य लोच कहते हैं, और इसको 2 तरीके से हम मापते हैं, देख लिया हमने। परसेंटेज चेंज मेथड से लोच का संख्यात्मक मान, और जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था हमारा, उससे लोच का प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखेंगे कि परसेंटेज चेंज मेथड से हम संख्यात्मक मान निकालते हैं, और जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था हमारा यानी कुल व्यय विधि, उससे हम लोच का प्रकार पता लगा सकते थे। इस प्रकार मूल्य, मांग और कुल व्यय के पारस्परिक संबंध को समझने में मांग की मूल्य लोच का विशेष महत्व है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप UPPGT और TGTS एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि नेक्स्ट क्या टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।